नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित टॉपिक रीतिकाल। रीतिकाल में आज हम करेंगे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जो कि तीन रीतिकाल का जो वर्गीकरण है वो तीन भागों में किया गया है विद्वानों के द्वारा। तो आज हम देखेंगे तीनों प्रवृत्तियां। सबसे पहले देखेंगे हम रीतिबद्ध। रीतिबद्ध शब्द के विषय में विद्वानों के बीच में मतभेद है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार जो रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है उसे रीतिबद्ध रचना कहेंगे। डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार की रचनाओं को रीतिबद्ध कहने के पक्ष में नहीं है। उनके मत से वे कवि जो रीतिकार आचार्य कवि हैं, जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का निर्माण किया। उनके मत में रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। काव्य के सभी अंग उनके ध्यान में रहे, परंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण न करके केवल उत्कृष्ट काव्य रचना की है। इस स्थिति में वे मूलतः कवि हैं, आचार्य नहीं। इसलिए ऐसे कवियों को रीतिबद्ध मानना चाहिए। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जिन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया है उनमें है बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, हठीजी, राम सहाय दास, पजनेश, द्विज देव, सेनापति, वृंद तथा विक्रम आदि रचनाकार आते हैं। इसके बाद है रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिकाल में यह प्रमुख काव्यधारा रही है और रीति मुक्त का अर्थ है रीति परंपरा से मुक्त, अर्थात विवेच्य काल के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त काव्यधारा। इस धारा का नामकरण रीति मुक्त निर्विवाद रूप से कभी सभी को स्वीकार है। इसे कुछ विद्वानों ने स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा है। इसका नाम ही आपको याद रखना है, स्वच्छंद काव्यधारा किसे कहा गया है, प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पर सब अपने समय के तत्कालीन साहित्यिक परंपराओं को त्याग कर भावना के मुक्त क्षेत्र में विचरण करने वाले कवि थे। स्पष्ट है कि हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावाद शब्द परंपराओं और रूढ़ियों के त्याग के अर्थ में अधिक प्रयुक्त हुआ है, पाश्चात्य साहित्यकों की काव्यधारा के प्रभाव के अर्थ में नहीं। स्वच्छंद कवि की महत्ता इस बात में है कि वो काव्य निर्माण में जादू जैसा भाव उत्पन्न करे। स्वच्छंदतावाद का संबंध ना तो काल से है और ना ही देश से है। किसी भी प्रकार के रूढ़ियों और नियमों से अलग हटकर कुछ रचनाकार क्रांति करते हैं तो ऐसी रचनाकारों की धारा का नाम स्वच्छंदतावाद हो जाता है। साहित्य जगत में यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। स्वच्छंदतावाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, व्यक्तिगत और आत्म प्रधान है, कवि बाह्य जगत से अधिक अपने आप यानी कि स्व को महत्व देते हैं, सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, नवीन अद्भुत सांकेतिक व्यंजना की बहुलता है, इसमें कल्पना और असाधारण तत्वों का समावेश अधिक है। यहाँ पर काव्य में कवि का जोर हृदय और भाव पक्ष पर अधिक होता है। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विज,
देव का योगदान मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद है रीतिकाल के आगमन के कारण। इसके पीछे संस्कृत में अब इसकी विशाल परंपरा है। समकालीन रचना प्रक्रिया की निरंतरता एवं प्रेरणा है। भाषा कवियों को राजाश्रय मिलना। सर्वप्रथम अकबर ने भाषा कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले किसने अपने दरबार में भाषा कवियों को आश्रय दिया था। इससे पहले दरबार में संस्कृत का महत्व था। भाषा कवियों को प्रश्रय देने के बाद हिंदी का महत्व बढ़ने लगा। संस्कृत के कवियों के सामने भाषा कवियों को कोई सम्मान न था। यह एक बड़ा संघर्ष था जो निरंतर जारी रहा। तत्पश्चात भारत की रियासतों ओरछा, जयपुर, बूंदी, राजपूताना आदि दरबारों में भाषा कवियों को प्रतिष्ठा मिली और रीति साहित्य की रचना हुई। इसके बाद लगभग 2 से 250 वर्षों तक रीति काव्य का विशेष आकर्षण बना रहा। न केवल राज दरबारों में वर्ण जन सामान्य के अंतर्गत भी रीति काव्य ने सौंदर्य चेतना और कलात्मकता दृष्टिकोण का विकास करने की सहायता पहुंचाई। धन्यवाद। आज की जो हमारी वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।